अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैक्सिम पढ़ना है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। कि जो भी इक्विटी लेने आता है उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना चाहिए। आगे हम ये समझते हैं कि क्लीन हैंड्स का मतलब क्या है। लीगली इसका मतलब ये है, इट मीन्स हु एवर पर्सन या लिटिगेंट कम्स टू इक्विटी कोर्ट टू सीक रिलीफ मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। यानी क्लीन हैंड्स पास्ट कंडक्ट है, बिहेवियर जो है उस बंदे का शुड बी क्लियर, मस्ट बी इन गुड फेथ। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ये हमने पहले मैक्सिम पढ़ा था। उसकी यानी इसकी जो बेस है ये वो वही मैक्सिम है उसमें, और इसमें ये है कि वो हमारे फ्यूचर कंडक्ट से डील करता था। हमने कहा था ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि वो फ्यूचर में भी इक्विटी ही करेगा अपनी एडवर्स पार्टी से। इसमें हम कह रहे हैं ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, यानी पास्ट कंडक्ट। यानी जो बंदा इक्विटी लेने आया है कोर्ट में उसका पास्ट कंडक्ट दिखा जा रहा है कि वो पास्ट में उसने उस मैटर से रिलेटेड गुड फेथ में सब कुछ किया, और उसका पास्ट कंडक्ट क्लियर है या नहीं है, क्या उसने फेयरली एक्ट किया है या नहीं किया, यानी उसके पास्ट कंडक्ट को देखा जाएगा इस मैक्सिम में। और मैंने आपको बता दिया कि वो मैक्सिम इसी मैक्सिम की बेस है, मतलब ये मैक्सिम उस मैक्सिम की बेस है। अच्छा जी, बताती हूँ मैं आपको कि एन लिटिगेंट कमिंग टू सीक रिलीफ इन इक्विटेबल कोर्ट विल सी हिज पास्ट कंडक्ट परटेनिंग टू द ट्रांजैक्शन फॉर विच ही केम टू द कोर्ट। यानी जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई बंदा इक्विटी के कोर्ट में आया है रिलीफ सीक करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसका कंडक्ट देखा जाएगा, पास्ट कंडक्ट देखा जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि इस मैगज़ीन में हमने पास्ट कंडक्ट देखना है, ना कि फ्यूचर कंडक्ट हमने किस में देखा था, जो पहले मैंने आपको मैगज़ीन का लेक्चर डिलीवर किया है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, उसमें फ्यूचर कंडक्ट देखा जा रहा था। इसमें पास्ट कंडक्ट देखा जाएगा और उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड देखा जाएगा जिसके लिए वो कोर्ट ऑफ इक्विटी में रिलीफ सीक करने के लिए आया है। ठीक है, कोर्ट यही कहेगा कि वेदर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी की हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या नहीं। आपका जो है पास्ट कंडक्ट सारा कोर्ट कंसिडर करेगा, देखेगा कि कहीं कोई इलीगैलिटी आपके पार्ट पर तो नहीं है। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज ए ने प्रॉपर्टी सेल की है बी को, ए ने जो वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के बनाए थे वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे, तो बी जो है आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता ए के साथ, वो रुक जाता है। ए चला जाता है कोर्ट में, वो कहता है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाए या मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा के दिया जाए। तो अब कोर्ट क्या कहेगी, नहीं, आपका पास्ट कंडक्ट क्लियर नहीं है, आप के पास फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपके पास्ट कंडक्ट को शो करते हैं कि यू आर नॉट क्लियर, यू हैव नॉट कम विद क्लीन हैंड्स, यू हैव कम विद डर्टी हैंड्स। इस डॉक्ट्राइन को हम डर्टी हैंड डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, याद रखना। आगे है, इसलिए उसको ये इक्विटी का कोर्ट रिलीफ नहीं देगा ए को जिसके पास फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये है कि अगर दो लोग हैं उन्होंने पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप होती है एक ऐसा बिजनेस है, अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स जिसे कहा जाता है। इसमें यह होता है कि प्रॉफिट्स हों या लॉसेस हों तो पार्टीज़ ने प्री डिसाइड किया होता है कितना प्रॉफिट शेयर करेंगी, कितना लॉसेस शेयर करेंगी। तो ये बिजनेस ऑफ प्रॉफिट्स हम इसको जनरली कहते हैं पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप अगर किसी ने की हुई है, दो लोगों ने की है, 3 ने की है, तो अगर उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इलीगल है और फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं इक्विटी सीक करने किसी उस मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अगर किसी पार्टनर को नहीं मिला पूरा हिस्सा, वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट को पता चलता है कि ये तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, इलीगल सब्जेक्ट मैटर था, इसलिए उसको नहीं मिलेगी इक्विटी। समझ आई, किसी को भी इक्विटी नहीं मिलेगी पार्टनर्स को, क्योंकि इटसेल्फ ये एक कॉन्टेम्प्टुअस एक्ट है, इलीगल। अगर उन्होंने कोई लेट्स सपोज, आगे हम एक केस भी पढ़ेंगे रॉबर्स का, वो मैं आगे आपको फर्दर डिस्कस करती हूँ। तो उसमें भी यही था कि सब्जेक्ट मैटर जो है रॉबरी वो क्या है, इलीगल है। तो इस केस में जो है कोर्ट नहीं प्रोवाइड करती रिलीफ।
आपका सब्जेक्ट मैटर लीगल होना चाहिए। जिस मैटर से रिलेटेड आप आए हैं ना, जिस भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिलीफ सीख करने आए हैं, वो ट्रांजैक्शन लीगल होनी चाहिए, ना कि इलीगल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? इसको कहते हैं हम अमानत में ख़यानत। तो यू मिस अप्रोप्रिएट द अमाउंट, इसी तरह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है। तो अगर आप इस तरह के एग्रीमेंट्स करेंगे और आप कोर्ट में आएंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इलीगल है। आगे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। This maxim bars relief for any one litigant who is guilty of improper or unfair conduct in the matter at hand before the court। यानी ये मैगजिम बार करता है, रोकता है किसी भी बंदे को, किसी भी लिटिगेंट को जो कि जिसका क्या था, इम्प्रॉपर या फिर अनफेयर कंडक्ट था उस मैटर से रिलेटेड, जिसके लिए वो रिलीफ सीख करने आया है कोर्ट ऑफ इक्विटी में, ठीक है, उसको ये मैगजिम बार कर देगा, रोक देगा, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। इट ऑपरेट्स टू प्रिवेंट टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द पर्सन विद अनक्लीन हैंड्स नो मैटर हाउ अनफेयरली द पर्सनस एडवर्सरी हैज ट्रीटेड हिम और हर। कहा जा रहा है कि एडवर्स पार्टी जो है, जो प्लेंटिफ अगर आया है तो डिफेंडर ने बेशक जितना मर्जी उसके साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन अगर प्लेंटिफ ने का पास्ट कंडक्ट क्लियर नहीं है, उसने भी कुछ बुरा किया है, यानी कुछ ऐसा किया है जो इक्विटी के खिलाफ वर्जी करता था, अनक्लीन हैंड्स को उसको शो करता है, तो फिर इक्विटी उसे रिलीफ नहीं देने वाली। अगर वो कोर्ट ऑफ इक्विटी में आया है तो उसको क्लीन हैंड्स के साथ ही आना पड़ेगा। क्लीन हैंड्स का मतलब क्या है कि उसका पास्ट कंडक्ट बिल्कुल परफेक्ट साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल फेयरली उसने एक्ट किया होना चाहिए। दिस मैगजिम इज़ द बेसिस ऑफ क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन। इट्स पर्पस टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का इसका पर्पज़ है इस मैगजिम का। इट डज नॉट disapprove only of illegal acts but will deny relief for bad conduct that has a matter of public policy ought to be discouraged। देखें वो ये कह रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स पहले दी हैं इलीगल एक्ट्स की। वो कहते हैं ये ना सिर्फ इलीगल एक्ट्स को डिसअप्रूव करता है बल्कि डिनाई करता है रिलीफ फॉर द बैड कंडक्ट, ठीक है ना। ये एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझा जाता है और इसको यानी आवाम की बेहतरी के लिए इसको डिस्करेज किया जाता है, इन चीज़ों को, बैड कंडक्ट को, इलीगल एक्ट्स को। फिर जो है क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन ऑल्सो रेफर्ड एज अनक्लीन हैंड्स और डर्टी हैंड्स डॉक्ट्राइन फॉर एन इक्विटेबल रिलीफ। Such relief is usually sought in the form of specific performance of agreement or an injunction। अब ये जो क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन के अंडर रिलीफ सीख करने आते हैं तो वो कौन सी रेमेडीज़ को सीख करने आते हैं? वो मोस्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है या फिर इंजंक्शंस लेने आते हैं ऐसे लोग, लिटिगेंट प्लेंटिफ। इन डिफेंडिंग सच लॉ सूट डिफेंडेंट आर्ग्यू ये करता है कि दैट प्लेंटिफ शुड नॉट बी गिवन रिलीफ बाय द कोर्ट बिकॉज ही एक्टेड इन बैड फेथ और अनएथिकली और इवन इलीगली इन रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ सूट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि उसने अनएथिकली गुड फेथ में एक्ट नहीं किया, इलीगली एक्ट किया है। ये डिफेंडेंट कहेगा, आर्ग्यू करेगा कि प्लेंटिफ वाज नॉट फेथफुल, वाज नॉट एथिकल, वाज नॉट लीगली एक्टिंग, इसलिए उसका बैड पास्ट कंडक्ट बैड है, साफ नहीं है, इसलिए वो अनक्लीन हैंड से आया है, उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। ये डिफेंडेंट आर्ग्यू करेगा। द लीगल बेसिस फॉर द क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन्स लाई इन द कंसेप्ट दैट दोज हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो लीगल बेस है फॉर क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन वो लाई करती है, जो पहले हमने मैगजिम पढ़ा था, दैट दोज हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, उसमें ये जो है इसका उसी मैगजिम में इस मैगजिम की लीगल बेसिस छुपी हुई है, ठीक है, उसी की बेस पर ये मैगजिम बना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये है कि बैड कंडक्ट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर विच रिलीफ वाज सॉट। ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई। फॉर इंस्टेंस इफ द रिलीफ इज सॉट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट देयर मस्ट बी irregularity on the part of relief seeker the plaintiff pertaining to his performance of agreement। यानी अगर किसी ने रिलीफ सीख करने आई है, कोई पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आई है किसी
किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड है तो उसका जो पास्ट कंडक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई इरेगुलरिटी उसके पार्ट पर नहीं होनी चाहिए प्लेंटिफ के, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी लेना चाहता है तो वेयर एज इफ द इरेगुलरिटी इज रिलेटिंग टू कमिटिंग मिसकंडक्टिंग इन पेइंग ऑफ टैक्स, ईरीसी क्लीन हैंड डॉक्ट्राइन विल नॉट हेल्प और ऑपरेट एज अ डिफेंस। फिर कहा गया है कि अगर उस बंदे ने कोई टैक्स पेमेंट नहीं की, उसमें उसका कोई मिसकंडक्ट था, तब भी जो है क्लीन हैंड्स डॉक्ट्राइन उसको डिफेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, विल नॉट हेल्प और ऑपरेट। ओके, इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपको फर्दर डिस्कस करती हूँ, वो है द हाईवे मैन केस एवरेट वर्सेस विलियम्स 1725। कौन सा केस है? हाईवे मैन केस, द हाईवे मैन केस एवरेट वर्सेस विलियम्स 1725 का ये केस है। इसमें ये था कि ये बहुत ही पुराना केस है। अ रॉबर फाइल्ड अ पिटीशन इन इक्विटी टू फोर्स हिज पार्टनर टू अकाउंट फॉर सम ऑफ मनी। एक रॉबर चला गया था कोर्ट ऑफ इक्विटी में, उसने पिटीशन फाइल कर दी कि उसके पार्टनर ने उसे प्रॉपर अमाउंट उसका हिस्सा नहीं दिया। अब वो क्या थे, वो रॉबर्स थे, उन्होंने जो रॉबरी लूट किया, मनी और चीज़ें जो लूटेड उनकी अमाउंट सी सब्जेक्ट्स थे, उनसे उनका जो है इख्तलाफ था, आपस में लड़ाई थी, एक पार्टनर को पूरी अमाउंट नहीं मिली थी, वो कोर्ट ऑफ इक्विटी में चला गया रिलीफ सीख करने। तो फिर क्या हुआ, व्हेन द रियल नेचर ऑफ द क्लेम वाज डिस्कवर्ड दैट द पार्टनरशिप वाज पर्टेनिंग टू डिवाइड द लूटेड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉबरीज जॉइंटली कमिटेड बाय देम, द पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट विद कॉस्ट फाइन। यानी कोर्ट ने एक तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया, दूसरा फाइन भी लगा दिया। और जो लॉयर्स लेकर आए थे इस केस को, द लॉयर्स वर हेल्ड इन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर ब्रिंगिंग सच एन एक्शन बिफोर द कोर्ट। कोर्ट डिसाइडेड दैट ब्रिंगिंग सच एन इशू बिफोर द कोर्ट वाज इटसेल्फ कॉन्टेम्प्टुअस, कि लॉयर्स ने ये इशू लेकर भी कैसे आए कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि ये तो इटसेल्फ एक नफरत अंगेज चीज़ है, इटसेल्फ कॉन्टेम्प्टुअस है कि आप इस तरह के इशू को कोर्ट ऑफ इक्विटी में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट केस है DNC बिल्डर्स लिमिटेड वर्सेस रीस। DNC बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये एक स्मॉल बिल्डिंग फर्म थी। इस क्या है, उन्होंने थोड़ा सा काम किया, एक घर बनाया उन्होंने कपल के लिए, कपल का नाम क्या था, रीस। तो उनके लिए द टोटल बिल केम टू बी 732 पाउंड और विद द रीस हैड ऑलरेडी पेड ऑफ 250 पाउंड, ठीक है। टोटल बिल जो घर बनाने में लगा वो कितना था, 732 पाउंड, लेकिन रीस ने कितने पे कर चुका था, 250 पाउंड वो कपल पे कर चुके थे। व्हेन द बिल्डर्स आस्क्ड फॉर द बैलेंस ऑफ 482 पाउंड अमाउंट, द रीस अनाउंस्ड दैट द वर्क वाज डिफेक्टिव एंड दे वर ओनली प्रिपेयर्ड टू पे 300 पाउंड, ठीक है। तो रीस ने क्या किया, रीस ने एक बना लिया मतलब उज़र बना लिया कि नहीं आपका तो काम अच्छा नहीं है और हम तो सिर्फ आपको 300 पाउंड ही पे करेंगे। एज द बिल्डर्स वर इन सीरियस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज एज द रीस न्यू, दे रिलेक्टेंटली एक्सेप्टेड द 300 पाउंड इन कंप्लीशन ऑफ द अकाउंट। अब रीस को पता था कि ये एक छोटी सी फर्म है, इनको ज़रूरत होगी पैसों की, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने वही अमाउंट ऑफ़र की और वो ना चाहते हुए भी उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी, 300 पाउंड ही लेने पड़े। फिर क्या हुआ, द डिसीजन टू एक्सेप्ट द मनी वुड नॉट नॉर्मली बी बाइंडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड आफ्टरवर्ड्स द बिल्डर्स सीव्ड द रीस फॉर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने एक्सेप्ट की मनी, उनसे रीस से ले ली अमाउंट एक्सेप्ट कर ली, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी अगर हम देखें तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये नहीं कहा जाएगा कि उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो गया है। और क्या किया उन्होंने, रीस ने दोबारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी जो रह गई थी उसके लिए उन्होंने जाके उस कपल को कोर्ट ऑफ इक्विटी में सीयू किया, उनके खिलाफ मतलब एप्लीकेशन की, प्लेंट की। तो द रीस क्लेम्ड दैट द कोर्ट शुड अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। रीस ने कहा कि कोर्ट को चाहिए कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करें। अब रीस क्या कह रहा है, रीस जो है डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि नहीं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल कोर्ट अप्लाई करे विच कैन मेक प्रोमिसेस बाइंडिंग इवन व्हेन अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन।
ठीक है, कि उन्होंने कहा ये हमारे दरमियान प्रॉमिस हुआ था, इन कंपनी और हमारे के दरमियान पहले से, तो इन पर इनके वर्ड्स को बाइंडिंग करना चाहिए। और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल यही होता है कि एक बात जब आपने कह दी है तो वो वर्ड्स आप पर बाइंडिंग कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, यानी जो आपने कह दिया अब आप उससे फिर नहीं सकते। तो हाउ एवर लॉर्ड डैनिंग रेफ्यूज टू अप्लाई द डॉक्ट्राइन, तो फिर लॉर्ड डैनिंग उस वक्त के जज थे, उन्होंने कहा नहीं ये डॉक्ट्राइन हम अप्लाई नहीं करेंगे, ऑन द ग्राउंड दैट द रीज हैड टेकन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द बिल्डर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड देयरफॉर हैड नॉट कम विद क्लीन हैंड्स। तो उन्होंने क्लीन हैंड्स का डॉक्ट्राइन अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि रीज ने अनफेयर एडवांटेज लिया है बिल्डर्स का और वो क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए एज द डिफेंडेंट डिड नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स, इसलिए उनको ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल वाला। ठीक है, पहले उन्होंने जो उनके साथ बुरा किया वो उनको अब पे करना पड़ेगा बाकी की अमाउंट। अदर इंस्टांसेस, अदर एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं, जैसे कि इसके अलावा भी एग्जांपल्स होती हैं। रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की ले लेते हैं। इफ़ अ टेनेंट इज़ नॉट पेइंग रेंट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू पोजेस द रेंटेड प्रेमिसेस एंड ही वुड बी सब्जेक्ट टू एविक्शन। अगर कोई टेनेंट अमाउंट पे नहीं कर रहा लैंडलॉर्ड को जिसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा, उसको ही विल बी सब्जेक्ट टू एविक्शन, उसको वो घर खाली करना पड़ेगा। अ माइनर हाइडिंग हिज एज फ्रॉम ट्रस्टीज एंड अटेंड हिज मनी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीगेन द मनी फ्रॉम हिज ट्रस्टीज आफ्टर एक्चुअली अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब किसी माइनर ने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया है एज अ मेजर और ट्रस्टी से, यानी जो भी ट्रस्ट के अंडर था, जो ट्रस्टी को ये बिलीव करवा दिया कि वो अब मेजर हो गया है और उसको पैसे दे दिए जाएं जो उसके लिए थे, जो उसके बेनिफिट के लिए रखे गए हैं। तो वो अब जब उसको अगर वो इस तरह फ्रॉड के साथ ले रहा है तो फिर बाद में वो उसको वो अमाउंट नहीं मिलेगी माइनर को, जब वो मेजर हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा तो ले लेगा, फिर दोबारा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। फ्रॉड एंड फोर्जरी, फ्रॉड एंड फोर्जरी में भी यही चीज़ है। टू डिवाइड प्रॉपर्टी अटेन विद फ्रॉड एंड फोर्जरी में भी यही चीज़ अप्लाई होगी। अगर फ्रॉड एंड फोर्जरी की हुई है तो आप भूल जाएं कि आपको कोर्ट ऑफ इक्विटी में कोई रिलीफ मिलने वाला है, आप यू आर विद द बैड कंडक्ट। इलीगैलिटी में भी यही होता है। इलीगैलिटी कहाँ कहाँ आ जाती है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाती है, गैम्बलिंग में, और कॉन्ट्रैक्ट टू by narcotics substance misrepresentation misappropriation of property criminal breach of trust, ये चीज़ें पहले भी मैंने आपको बताई हैं। और immoral object of contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी इमोरल ऑब्जेक्ट पर तो भी नहीं होगा, जैसे किसी की टांग तोड़ना ये वो, तो इसमें भी मतलब है आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।